जय गुरु जी। सारी संगत को, मेरे गुरु जी को सबसे पहले जय गुरु जी। पूरी संगत को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे ये एक मौका मिल रहा है आप सब लोगों के साथ बैठकर अपने गुरु महाराज का गुणगान करने का। अपने गुरु जी के गुणगान के लिए मुझे जितना भी बोलना पड़े आई थिंक वो कम है। और जो ये जर्नी गुरु जी के साथ रही शुरुआत से लेके अभी तक, उसकी जो याददाश्त हैं, जो मेमोरीज हैं और जो चलती जा रही हैं, लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी हैं, वो इतनी खूबसूरत हैं। और एक चीज जो गुरु जी से सीखी है मैंने, वो कि जो जिंदगी में ट्रिगर्स आपको मिलते हैं, जो परेशानियां, जो कठिनाइयां आती हैं, वो भी इसीलिए आती हैं कि आप उनसे और भी मजबूत बन सकें, दृढ़ बन सकें और उसको अपनी जिंदगी में एक परेशानी ना महसूस करके उसको ये महसूस करें कि इसमें गुरुजी हमारा कुछ अच्छा चाहते हैं। हमें समझने की जरूरत है, उस परेशानी के थ्रू हम उस परेशानी को आराम से गुजारें, उसको समझें और हम खुशी से आगे बढ़ें, ये सोच के कि जब गुरु महाराज ने इतनी हमको खुशियां दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं अबंडेंस में, तो अगर थोड़ी ये परेशानियां हमारी लाइफ के अंदर आई हैं तो इसकी भी कोई वजह होगी और उसको हम प्यार से काटें ताकि हमारे जो कर्म है वो खत्म हो और हम आगे बढ़ते जाएं। और गुरु जी कहते थे कि तुम एक कदम आगे बढ़ोगे तो मैं 10 कदम तुम्हारे साथ चलूंगा। तो संगत जी, यही हमारी गुरु जी की सबसे बड़ी सीख थी और सीख है। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ रही वो कितनी प्यारी थी और कितनी अच्छी थी, जिसकी याद और वो ब्लेसिंग्स जो अभी तक जिंदगी में चले आ रही हैं, उसका कोई मेरे पास कोई पैरेलल नहीं है, कोई उसका मैं आपको बखान भी नहीं कर सकती। मतलब गुरु जी की बहुत असीम कृपा है और गुरु जी को मैं बहुत बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अपने परिवार का हिस्सा बनाया। संगत जी, बहुत आई थिंक 99-2000 में मेरी 2 फ्रेंड्स जो कि बहुत सीनियर पोस्ट के ऊपर थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने मुझसे कहा, हम लोग वीकली मिला करते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि रजनी, तुम्हारी जो बेंट ऑफ माइंड है वो बड़ी स्पिरिचुअल सी है, तो हम तुमको एक गुरुजी से मिलाना चाहते हैं। और मैं वाकई गुरुजी ढूंढ रही थी, गुरु ढूंढ रही थी, चाहे वो गुरु मिले या कोई गुरु माँ मिले, कोई भी मिले। बीच में बहुत सी गुरु माँ भी मिली और गुरु भी मिले, पर मन किसी में नहीं समाया। थोड़े दिन उनके साथ रहे और छोड़ दिया। और मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, इतने सारे हमारे देश में इतने गुरु हैं और इतनी गुरु माँ हैं, और मैंने 5-7 लोगों के साथ ट्राई किया और फिर मन के अंदर, आत्मा के अंदर कोई चीज समाई नहीं। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि हम तुमको गुरुजी के पास ले चलते हैं और तुमको गुरुजी से मिलाएंगे, तो मैंने पहला क्वेश्चन उनसे यही पूछा कि क्या आप लोग खुश हो वहां जाकर, आप लोग हैप्पी फील कर रहे हो? और उन्होंने बोला कि हमें बहुत अच्छा लगता है वहां जाके, और तुम चलो, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि बहुत अच्छे से तैयार होके आना। तो मैंने कहा कि ये कौन सी वो है जरूरत कि नहीं, गुरुजी चाहते हैं कि जो भी आए वो बहुत अच्छे से तैयार होकर आए। सो ये सुनकर थोड़ा सा अटपटा जरूर लगा, पर फिर लगा कि ठीक है, अगर किसी महापुरुष की इच्छा है तो तैयार होके अच्छे से चले जाएंगे। सो बड़ा टिप टॉप होके और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां गई। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे मिलवाया गुरुजी से कि गुरुजी शी इज इन बिजनेस और ये अपना एक एनजीओ भी रन करती हैं और मिनिस्ट्री में ऐसे ऐसे इनको अवार्ड भी मिला है। 2-3 बातें उन्होंने कही
फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि बता थोड़ा अपने बारे में। तो मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मैं ऐसे ऐसे बिजनेस करती हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, पहले टेलीविजन बनाती थी और फिर उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट शुरू किया और मैं ज्वेलरी में हूँ, एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी। और कहने लगे अच्छा अच्छा, तो ये तो बड़ा अच्छा है, वसुंधरा राजे को मिलती है? मैंने कहा जी हाँ गुरुजी, बहुत अच्छे से मिलती हूँ और वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे से जानती है। इतनी बातें गुरुजी से करी, पर उसके पहले, ये बात के पहले, जब मैं उनके साथ अंदर गई तो गुरुजी के पास बहुत सारे लोग मालाएं लेके आते थे और गुरुजी के चरणों में मालाएं लगा देते थे। मेरे मन में आया कि गुरुजी को पैर छूं कि नहीं छूं, खाली प्रणाम करके छोड़ देती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो बाद में देखेंगे। तो हम लोगों के तो इनबिल्ट होता है ना कि हाँ चलो कोई गुरु महाराज हैं या गुरु जी हैं तो सबसे पहले उनके चरण छू लो। पर मैं गई और मैंने बस सिर झुकाकर उनको नमस्कार किया और नमस्कार करके मैं उन मेरी सहेलियों ने इंट्रोड्यूस कराया, इतनी सारी बातें हुई और हम साइड में बैठ गए। उन दिनों गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे और अपने हाथों से सबको प्रसाद दिया करते थे। और गुरुजी के हाथ में जितना भी प्रसाद भरता था गुरुजी उससे भी ज्यादा भर के और सबको प्रसाद भर भर के देते थे। और हमें भी समझ नहीं आता था, मैं तो चुन्नी आगे करके जब पहली बार प्रसाद लिया तो मुझे लगा कि तो इतना सारा है, घर भी ले जाएंगे और यहाँ भी खाएंगे, तो मैंने चुन्नी आगे करके उसमें भरा क्योंकि मुझे लगा कि सब गिरता जाएगा। चाहे जलेबी हो, चाहे समोसा हो, चाहे लड्डू हो, चाहे हलवा हो, इतना प्रसाद देते थे गुरुजी। धीरे धीरे समझ में आया, गुरुजी ने कहा कि हम क्या करते थे, आधा प्रसाद खा लेते थे, आधा बांध के घर में ले जाते थे। उसके बाद से जब आना शुरू किया तो साथ में एक हैंकरचीफ ले आते थे। गुरुजी ने प्रसाद दिया, अपनी चुन्नी पे हैंकरचीफ रखा और उसमें प्रसाद ले लिया और फिर खुद खाया, बाकी बांध के अपने पर्स में डाल लिया। ये एक थोड़ा सा 2-3 बार करा तो गुरुजी ने बाद में मालूम पड़ा कि गुरुजी ने सबको ये कहा है कि जो प्रसाद यहाँ खाएगा वो तो मेडिसिन की तरह इस्तेमाल होगा, यूज होगा आपकी बॉडी में, और जो आप घर ले जाएंगे वो मिठाई बन जाएगी। तो ये सुन के फिर तो खाना ही था, फिर तो पूरा का पूरा मिठाई हम वहीं पे खाते थे, बिल्कुल ठूस ठूस के खाते थे, जिसे वर्ड यूज करना चाहिए। और मुझे वहां जाके बहुत ही मन में एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी शांति सी महसूस होने लगी और इतना पीस ऑफ ऑफ माइंड, ऐसे लगता था कि कोई बहुत पवित्र जगह आ गए हैं। इतनी पवित्र जगह है जो कि आप कई बार ध्यान में जाते हैं और आपको ध्यान में बोला जाता है कि आप सोचिए कि कहीं पे पहाड़ हैं, नदियां हैं, सब पशु पक्षी वहां पानी पी रहे हैं और बहुत ही सुंदर फूल पत्ते हैं। बिल्कुल गुरु जी के आश्रम पे जाके और उस कमरे में बैठकर जब आंखें बंद करो तो उस तरह की शांति और सुकून महसूस होता था। और रीजन क्या था ये नहीं मालूम। बहुत बार गुरुजी से आंखें मिलाने की कोशिश करी कि गुरुजी देख किधर रहे, तो जैसे ही आंख ऊपर करो तो लगता था गुरुजी आप ही की तरफ देख रहे हैं, तो फटाक से हिम्मत नहीं होती थी और फिर से आंखें हम नीचे कर लेते थे। बाहर आके मैंने अपनी सहेलियों को 2-3 बार पूछा कि आप लोगों ने कभी गुरुजी से बात की है? उन्होंने बोला कि हाँ हम करते रहते हैं, क्योंकि मेरी एक सहेली उसमें एडवोकेट थी, तो वो हर बात पे किंतु गुरुजी ऐसे क्यों हुआ, परंतु गुरुजी ऐसे क्यों हो रहा है, तो गुरुजी ने उनका नाम ही किंतु परंतु आंटी रख दिया था। तो जब भी कभी जाके कहते थे तो हाँ किंतु परंतु आंटी। और एक दिन सामने उन्होंने उनसे कहा कि तू दिल की बहुत अच्छी है, तो आंटी तू मांग ले, तूने मेरे से क्या मांगना है? मेरी फ्रेंड ने कहा कि गुरुजी मुझे तो पता नहीं मैंने क्या मांगना है, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, बस मेरे बच्चे सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, इतना ही चाहिए। कहने लगे अच्छा तू सोच लेना, अगर तुझे कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताना। जब गुरु जी की ये सब चीजें देखी तो मुझे लगा कि वाकई मुझे गुरु मिल गए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में ऐसा लगता था कोई गाइडेंस चाहिए, कोई हैंड होल्डिंग करने वाला चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट हाथ वाला सपोर्ट नहीं है, वो सपोर्ट आत्मा का सपोर्ट हो, जो आप सोच रख रहे हैं उस सोच के साथ कोई आपको
ये कहे कि हाँ आपकी ये सोच गलत है या आपकी ये सोच सही है। ऐसा वाला सपोर्ट चाहिए जो आपको एक राह दिखा सके, आपको गाइड कर सके। तो गुरुजी से छोटी छोटी बातें मैं पूछने लगी। और आज जब सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि माय गॉड, कितनी चाइल्डिश बातें करती थी मैं गुरुजी से, और कभी समझा ही नहीं कि गुरुजी तो इतने महान है, उनसे ये चाइल्डिश बातें क्यों करती हूँ। पर मालूम नहीं, गुरुजी घर में नौकर नहीं टिकता, इस तरह की बात कर ली। गुरुजी मेरी मेड ने चोरी कर ली। गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी मेरी मेड ने 1 लाख रुपया चुरा लिया। कहते कोई बात नहीं, पुलिस में नहीं शिकायत करना, उसकी जरूरत तेरी जरूरत से ज्यादा है। अब देखिए, जब आपके गुरु ने आपसे ये कहा तो मन में बड़ा द्वंद चलता रहा। अरे कोई 1 लाख रुपया छोटा होता है, गुरुजी ने ऐसी बात कही। फिर तो ऐसा है कि जब दूसरी लड़कियों को मालूम पड़ेगा, जो आपके पास 3 स्टाफ काम करता है, तो फिर वो लोग भी सोचेंगे कि जब इसकी शिकायत नहीं की तो हमारी भी नहीं होगी, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। बड़ा द्वंद चलता रहा। फिर मन में ये आया कि अरे मेरे गुरु ने कहा है ना, और 1 लाख रुपया उन्होंने बोला है कि मेरे लिए शायद इतनी बड़ी चीज नहीं हो, पर उस लड़की की जिंदगी में बहुत मायने रखता है। तो फिर मैंने ऑफ कोर्स उस लड़की को निकाल तो दिया, पर उसकी शिकायत नहीं की। क्योंकि मुझे लगा कि क्या फायदा है अगर मैं अपने गुरुजी के पास जाने का, अगर मैं उनका कहना ही ना सुनूं, अगर मैं उनको डिफाई करूं तो फिर क्या फायदा है। ये सोच के फिर उसके ऊपर से सारी जो भी मेरा नाराजगी थी, गुस्सा था, उसको मैंने ये सोच के कि जो भी गुरुजी ने कहा है, अब इसको यहाँ से हटा तो देते हैं पर इसकी शिकायत नहीं करते। और वो जर्नी आगे बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि हफ्ते में 4 बार मंदिर खुला करता था, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उन दिनों मंडे शुरू नहीं हुआ था, तो मैं चारों दिन जाया करती थी। संगत थी करीब, कभी 70 लोग आते थे, कभी 80 लोग, कभी 50 लोग। बस एक ही टाइम 6 to 8 ही सारा वो होता था। और गुरुजी जब हम लंगर लेते थे, जिन दिनों गुरुजी हाथ से प्रसाद देते थे, उन दिनों गुरुजी कुछ लोगों को ही लंगर के लिए बिठाते थे। जिसको गुरुजी कहें तुम रुको, लंगर लेके जाना, तो लोग बैठ जाते थे। और कुछ लोगों को गुरुजी कहते थे आप चलो, आप जाओ। तो ये सिलसिला इस तरह से चलता रहा, चलता रहा। और गुरुजी ने एक दिन मुझे बुला के कहा कि देख, संगत थोड़ी बढ़ती जा रही है और तू चारों दिन आती है, अब तू हफ्ते में 2 दिन आया कर। मन ही नहीं मानता था। मैं जाके गुरुजी की साइड में एक तरफ बैठ जाती थी। गुरुजी ने मुझे कभी नहीं कहा कि जाके पीछे बैठो। काफी लोगों को मैंने देखा था कि गुरुजी बोलते थे, और बहुत से लोग नाराज भी होते थे। पर मुझे ऐसा लगता था अगर गुरुजी मुझे कहेंगे तो मैं जाके बैठ जाऊंगी, क्योंकि वो भी गुरुजी की कोई ब्लेसिंग ही होगी अगर गुरुजी किसी चीज के लिए मुझे टोकेंगे तो। और और सही में मैंने बहुत से लोगों से बात की और सबने कहा कि गुरुजी की ये एक ब्लेसिंग का तरीका था। अगर वो किसी को कहते थे कि उठ, इतने क्यों बैठे, जा पीछे जाके बैठ, तो वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग का एक तरीका था। संगत जी चलते रहे, और बहुत छोटी छोटी बातें धीरे धीरे हर तरह से गुरुजी को अपनी जिंदगी में हमने अपना लिया, गुरुजी ने हमें अपना लिया। एक बार लाइन में खड़े थे, मैं थी, मेरा बेटा था, और भी दूसरे लोग थे। गुरुजी सबको अपना लॉकेट दे रहे थे। मेरी बारी आई तो गुरुजी ने कहा आगे बढ़ जा। तो मैं हंसने लगी, गुरुजी प्लीज मुझे लॉकेट दे दीजिए। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, कहा आगे जा। मैं आगे चली गई। बड़ा खराब लगा, अरे गुरुजी ने मेरे को लॉकेट नहीं दिया। और संगत जी बड़ी मजेदार बात है, उसके बाद से मैंने जितनी बार भी जहाँ कहीं भी सत्संग में जाते हैं, लॉकेट मिलते हैं या गुरुजी की ब्रेसलेट मिलती है, तो गुरुजी की फोटो हमेशा मेरे ब्रेसलेट से, लॉकेट से गिर जाती है। तो तब से मैंने सोच लिया कि ये गुरुजी की आज्ञा है मेरे लिए कि मैंने गुरुजी का फोटो अपने शरीर पे ग्रहण नहीं करना। तो तब से मैं कभी ट्राई भी नहीं करती। मुझे मिलता है वो प्रसाद के रूप में, तो मैं उसको प्यार से अपनी सेफ जगह पे रख देती हूँ। और अगर किसी को जरूरत पड़ती है, बाद में कोई कहता है जी कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो मैं निकाल के उसमें से लॉकेट उनको दे देती हूँ। और ये मैंने एक सिस्टम बना लिया है कि मैं खुद कभी नहीं पहनती गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी शायद चाहते नहीं, मेरा भला शायद उसी में है। मेरी बिटिया कभी गई नहीं थी गुरुजी के पास, तो मैं एक दिन उसको लेके गई। मैं बैठी थी, मेरी बिटिया बैठी थी।
मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये मेरी बेटी है। गुरुजी ने उसको देखा और फिर कहते हैं, तू नास्तिक नु ले आई है। मैंने कहा कि गुरुजी हाँ, ये पूजा वगैरह तो कुछ खास नहीं करती, पर इसकी शादी की वो कर रहे हैं अभी, लड़का देख रहे हैं गुरुजी। कहने लगे कि हाँ हाँ देख। और फिर गुरुजी ने अपनी जूतियां उठाई अपने हाथ से और मेरी बेटी के हाथ में दे दिया। वो थोड़ी परेशान थी, उसको तो पता ही नहीं कि इसका क्या मतलब है। तो मैंने उसको कहा, बेटे दोनों हाथों से ये लो, ये तो आपके लिए प्रसाद है, बहुत बड़ा प्रसाद है। उसने लिया, मैंने उसको समझाया कि आप इसको माथे से लगाइए। और वो जूतियां आज तक गुरुजी के हमारे घर में अपनी ब्लेसिंग्स के साथ रखी हुई हैं। मेरी बिटिया को मैंने दे दिया कि ये ब्लेसिंग तुम्हारी है, तुम अपने घर में रखो। और मैं आपसे क्या कहूँ, इस बात को शायद 16-17 साल हो चुके हैं, पर आज की तारीख में भी उनमें इतनी फ्रेग्रेंस है। जब हम उसको कपड़ा हटा के जब जूतियों को वहां रखते हैं, उसमें इतनी फ्रेग्रेंस होती है, इतनी फ्रेग्रेंस होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो ये सिर्फ गुरुजी महाराज जी कर सकते हैं। और क्यों है, कैसे है, ये सारे मिस्टीरियस बातें हैं। मैंने 2 फोटो ले जाके गुरुजी से बोला, गुरुजी ये 2 लड़के हैं मेरी बेटी के लिए, 2 रिश्ते आए हुए हैं। एक लड़का अमेरिका में है जो वर्ल्ड बैंक में काम करता है, जॉब करता है, और बहुत पढ़ाई की हुई है। उसने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, एमबीए और मार्केटिंग किया हुआ है। और जो दूसरा लड़का है वो दिल्ली में ही रहता है, उसका अपना बिजनेस है, उसने सिर्फ एमबीए मार्केटिंग किया हुआ है। गुरुजी ने दोनों फोटो देखी, कहा ए दिल्ली वाले लड़के दे नाल शादी कर दे, पढ़ाई दे विच कुछ नहीं रखा। गुरुजी ने इतना कहा। मैंने भी कहा कि गुरुजी ने ये करा है। मैंने घर में आके परिवार के बीच में सबसे बातें करी कि भाई गुरुजी ने तो इस लड़के को ही पसंद करा है। सबने कहा चलो ठीक है। और मेरी डॉटर का भी रुझान उसी लड़के की तरफ ज्यादा था, तो हमने उसके साथ शादी फिक्स कर दी। ड्यूरिंग सगाई सेरेमनी कुछ ऐसी घटना घटी कि वो एक एक अनईजी इवेंट बन गया। वो अनईजी इवेंट दोनों फैमिली के लिए बन गया, और वो ऐसा हुआ कि भाई शायद शादी तोड़ना पड़े। तो 2 दिन बाद मैरिज थी। वो सारा कुछ सामान मैंने मंदिर भेज दिया कि भाई संगत में बढ़ जाएगा, और शादी हमने 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दी। सारे लोग आ गए थे, होटल बुकिंग हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। और उसी लड़के के साथ थी शादी जो गुरुजी ने बताई थी। पर वो कुछ इवेंट्स ऐसे टर्न अप हुए कि वो थोड़ा सा गलत शेप से लेने लगे। वो लड़का फिर मेरी डॉटर से बहुत माफी वगैरह मांगने के लिए आया, और उसने कहा कि मेरे से जो भी कुछ हुआ, मेरे से गलती हो गई है, और मैं शादी सिर्फ तुम्ही से करना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा उससे माफी मांगी, हम सबसे माफी मांगी कि मेरा मूड उस दिन खराब था, ये था वो था। खैर एनीवे, काफी उसके बाद ये हुआ कि माय डॉटर सेड कि ओके मम्मा, मैं इसी के साथ शादी कर लेती हूँ। शादी का दिन जब होने लगा तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब आप बताइए क्या करें। कहते कोई बात नहीं, तो शादी उसी जगह करना जहाँ इसकी शादी तूने पहले करनी थी, वो वेन्यू तूने बदलना नहीं है। तो वो तो हमने ललित होटल वालों से पहले ही कहा था कि भाई जब भी शादी होगी तो आप हमारी जो एडवांस मनी है आप इसे एडजस्ट कर दीजिएगा। तो वो मान गए थे, तो वो वही हुआ। शादी 1 महीने बाद हुई और उसी होटल में करी। और ये दोनों बच्चे जब गुरुजी की ब्लेसिंग के लेने के लिए गए, तो गुरुजी ने कहा बस अब देखते रहो, तुम जाओ और खुश रहो। जब शादी में आने के लिए मैंने गुरुजी से कहा आप आइए गुरुजी, तो गुरुजी ने कहा कि मैं तो नहीं आऊंगा, पर मैं 2 जनों को भेजूंगा तुम्हारे पास। और तब गुरुजी ने हमारे पास जोशी अंकल को भेजा, और जनरल कपूर अंकल को और सैनी अंकल को भेजा। और इस तरह से गुरुजी की ब्लेसिंग्स वहां तक पहुंची, और शादी वगैरह सब कुछ ठीक ठाक से हो गई। शादी के पहले एक बार मैं अपनी बेटी को, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और हम लोग तीनों मंदिर में बैठे थे।
तो गुरुजी ने कहा हमको कि तुम लोग रुको। हम रुक गए तीनों। उसके बाद काफी संगत को उन्होंने कहा कि अ, करीब 40-50 लोग होंगे जिनको कहा तुम लोग रुक जाओ। और वहां पे एक आंटी आई हुई थी बॉम्बे से, एक अंकल आए हुए थे, वो भी बॉम्बे के ही थे। वो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और आंटी शायद डांसर थी। उन्होंने इतना अच्छा वहां पे परफॉर्मेंस किया, सभी लोग बहुत खुश हुए। गुरुजी ने चाय प्रसाद बनवाई और हलवा प्रसाद दोबारा से बना और सारी संगत में बांटा गया। जब ये सारा कुछ हो गया, गुरुजी ने मुझको और मेरी डॉटर से कहा कि मेरे पैर दबाओ। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, जब मैं उनके पैर दबा रही थी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या दबा रही हूँ, क्योंकि ना तो वो अ, हड्डी की तरह शरीर का लग रहा था, ना वो ऐसे लग रहा था कि कोई बॉडी का फ्लैश है। ऐसे लग रहा था कि बस कुछ है और जिसको हम दबा रहे हैं। और मैं आपको वो फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर सकती। मैं और मेरी डॉटर गुरुजी के पैर दबाते रहे और गुरुजी आराम से वहां पे बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि अब तुम लोग बैठो। गुरुजी ने आंखें बंद की और सचखंड प्रसाद निकाला और निकाल के साथ में सिलेक्ट सिटी वाले अंकल बैठे हुए थे, उनके हाथ में दे दिया और गुरुजी हाथ जोड़ के बैठ गए। और फिर वो विपी अंकल पानी वगैरह लेके आए। गुरुजी के हाथ उस सचखंड प्रसाद जो गुरुजी ने लिया था उस हाथ धुलवाए गए। सब में वो सचखंड का थोड़ा थोड़ा प्रसाद बटा और वो जल प्रसाद बटा। और हम इतने लकी थे, इतने भाग्यशाली थे कि हमको वो मौका मिला देखने का भी और वो सचखंड का प्रसाद हमने चखा भी। पर हमें इतनी समझ नहीं थी कि हम उसमें से कुछ बचा के रख लेते या कुछ टुकड़ा रख लेते। इतनी ना समझ थी और ना ही इतनी हमें लगा कि हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें लगा हमारे गुरुजी तो साथ है, फिर से कभी सचखंड निकलेगा तो हम फिर शायद पास बैठे हुए हों। और गुरुजी ने कहा कि इस कमरे में जितने भी लोगों ने इस सचखंड प्रसाद खाया है, गुरुजी कभी ऐसे बोलते नहीं थे, परंतु संगत के थ्रू ही सुनने में आता था कि भाई गुरुजी ने कहा है कि जितने भी जिन लोगों ने सचखंड प्रसाद खाया है उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब होगी तो हमारे गुरु के हाथ में ही है, हमें तो कुछ इस बारे में पता नहीं है। तो वो डिवाइन प्रसाद को ग्रहण करने का और उसको देखने का मौका मिला, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर था जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। मैंने एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज कभी हमारे घर आइए। गुरुजी ने कहा आवांगे। फिर मैं चुप हो गई। उसके बाद 2-3-4 महीने बीत गए। मैंने फिर गुरुजी से एक दिन कहा, गुरुजी आपने कहा था आप घर आएंगे। बोले हाँ। अच्छा ऐसे कर, जनवरी आ रही है तो नवंबर की बात थी, नवंबर एंड की, कि जनवरी 2 को मैं तेरे घर आ जाऊंगा। संडे का दिन था। गुरुजी ने कहा कि आफ्टरनून में आएंगे और मैं लेके आऊंगा संगत यहाँ की मंदिर की। तूने किसी को नहीं इनवाइट करना, तूने सारी संगत सैनिक फार्म की इनवाइट करनी है और सारी नई संगत सैनिक फार्म की तो इनवाइट कर और मैं यहाँ की संगत लेके आऊंगा। अब आप सोच सकते हैं कि मुझे तो, और उस समय गुरुजी के सामने डिसिप्लिन इतना सख्त था कि हमको ये नहीं पता होता था कि हमारे साथ में कौन अंकल बैठे हैं या आंटी बैठी है, हमारे आगे पीछे जो बैठे हैं उनका नाम क्या है। हम सिर्फ शक्ल से जानते थे कि ये अंकल आंटी रोज मंदिर में आते हैं या हमें मंदिर में मिलते रहते हैं, पर हमें कभी नाम नहीं पता पड़ा। और मैं क्योंकि थोड़ा इसमें बिलीव करती हूँ कि अगर आप जिनको मानते हैं, जो आपके बड़े हैं, अगर उन्होंने आपको कहा है कि यहाँ पे सोशलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं किसी से हेलो हाय करूं या ये कहूँ आपका नाम क्या है या अपना नाम बताऊं। तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। और जब गुरुजी ने कहा कि मैं लेके आऊंगा, अब जब हम सैनिक फार्म में उन दिनों, ऑफ कोर्स गुरुजी आए थे 2005 में। वैसे तो हमें आए हुए वहां पे 6 साल हो चुके थे, 5 साल हो चुके थे, परंतु क्योंकि मैं अपने काम में इतना बिजी रहती थी कि मेरे को सोशलाइजेशन का टाइम वैसे ही नहीं मिलता था। तो मैं किसी को भी सैनिक फार्म में नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं। बस कुछ 2-4 लोग ही थे जो हमारे आमने सामने रहते थे, वो थे हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स थे। और जिन लोगों के थ्रू हमने
ये घर लिया था उन लोगों को मैं जानती थी। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं सैनिक फार्म के लोगों को कैसे बुलाऊं। फिर मुझे लगा कि जितने भी जिनके थ्रू हमने घर लिया उनको पूछती हूँ कि यहाँ पे तो क्लब भी है, तब तक हम क्लब के भी मेंबर नहीं बने थे। तो मैं क्लब वालों को बोलती हूँ अपनी लिस्ट दे दीजिए मेंबर्स की। उनको मैंने कहा कि भूषण अंकल आप हमारे को लिस्ट दीजिए जिन लोगों को आपने घर दिलाए होंगे, उनके फोन नंबर वगैरह आपके पास होंगे। तो उन लोगों ने थोड़ी बहुत हेल्प करी। और उन दिनों इतना ज्यादा मोबाइल का प्रचलन था नहीं, बहुत ज्यादा, और था भी तो किसी की लिस्ट बनी हुई नहीं थी। तो कुछ लैंडलाइन से फोन करके, कुछ मोबाइल से फोन करके फाइनली वो दिन आया जिस दिन गुरुजी ने घर आना था। आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना अंदर से कांप रही थी कि पता नहीं मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, गुरुजी खुश होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि अ, जिनको आप मानते हैं कि वो आपकी सब कुछ हैं, आप चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट करें ताकि वो बहुत खुश होकर जाएं और आपको बहुत ब्लेसिंग्स देकर जाएं। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाया हुआ था। और गुरुजी जब आए तो उनके साथ मंदिर के 10-12 लोग थे। हम बाहर गार्डन में खड़े हुए थे और मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं थी, हमने तो कोई कैमरे वगैरह का किसी का इंतजाम नहीं किया। पर मुझे कोई अफसोस नहीं है उस बात का, क्योंकि मुझे लगता है गुरुजी तो दिल में है, जरूरी थोड़ी है। अदरवाइज तो गुरुजी की इतनी ज्यादा सब जगह आपको वो दिखती है। बाकी हम कैमरे में नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं। गुरुजी गार्डन में खड़े हैं, बात कर रहे हैं रोमा आंटी से और सुधा आंटी से, और हाथ मेरी तरफ कर लिया। मैं दिया लेके खड़ी थी, दिए के साथ बहुत सारे फूल थे, टीका था। और गुरुजी ने हाथ मेरी तरफ किया तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस हाथ में क्या रखूं। तो मैंने फूल उठाया थाली से और गुरुजी के हाथ में दे दिया। और संजय जी, मैं आपको कह नहीं सकती, वाकई जैसे भोले शिव शंकर गुरुजी को कहना चाहिए। कोई चेहरे के ऊपर कुछ नहीं, हर समय गुरुजी की मुस्कुराहट ही रहती थी। गुरुजी ने फूल लिए, देखा, फिर कहने लगे अच्छा बता अंदर कहाँ से चलेंगे। मैंने कहा गुरुजी ये गेट खुला है, यहीं से आपके लिए वो है। हम आए, अंदर बैठे। गुरुजी सारी यहाँ की संगत आ चुकी थी, जितने भी लोगों को हमने इनवाइट किया था। कुछ मैंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, उसमें कुछ एक दो सीनियर लोग भी थे, सरकारी, मतलब जैसे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर फाइनेंस देखते थे, वो आए थे। तो ये सब लोग आए, मेरी फ्रेंड्स आई थी जो कि कुछ एक दो ज्वेलरी की बिजनेस करती हैं, कुछ फ्रेंड्स और भी थी। और सबने गुरुजी को प्रणाम करने के बाद, यहाँ पर एक एसोसिएशन है जो कि सुरजीत वासु स्कूल के नाम से है, उनके जो मिस्टर वासु हैं वो आधे घंटे तक गुरुजी को अपने स्कूल के बारे में बताते रहे। और संगत जी, गुरुजी का बड़प्पन आप ये देखिए कि आधे घंटे तक जब वो बोलते रहे, गुरुजी ने एक बार भी ये नहीं कहा, ना किसी को इशारा किया कि इनको बोलो कि चुप हो जाएं, या चुपचाप सुनते रहे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम सुन के थोड़े से बोर हो गए कि भाई ये तो बंद ही नहीं कर रहे, गुरुजी को सुनाते जा रहे हैं, इतनी देर हो गई। पर गुरुजी आराम से सुनते रहे। गुरुजी ने एक दो बार उनसे कुछ बात पूछी और फिर कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सो इतनी इतनी मतलब गुरुजी के अंदर इतनी वो थी। मैं कहूँगी सहनशीलता की संगत। कितना भी टाइम ले ले, कितना भी वक्त ले ले, अगर गुरुजी वहां बैठे हैं तो वो सबको सुनने के लिए तैयार थे, सबको समझने के लिए तैयार थे। और उसके बाद फिर जब गुरुजी ने लंगर वगैरह ले लिया, चाय प्रसाद ले ली, तो मुझसे कहने लगे कि मुझे अच्छा लगा, तूने अच्छा इंतजाम किया हुआ था। तो मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और आप मानेंगी नहीं कि जो जनरल मैनेजर फाइनेंस के आए थे, उनको गुरुजी ने मैंने तो उनको वही कह के इंट्रोड्यूस कराया था कि जनरल मैनेजर फाइनेंस है। तो कहने लगे कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर ने बुला, और आफ्टर 2 years सेम जेंटलमैन बिकेम द CMD ऑफ दैट कॉर्पोरेशन। तो गुरुजी को मेरे ख्याल से सभी कुछ पता था। और गुरुजी से जिस किसी ने भी ब्लेसिंग ली, उन्होंने बहुत कुछ जिंदगी में पाया। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मतलब हमारे हाउस को तो उन्होंने ब्लेस करा ही करा।
मेरे हस्बैंड श्रीलंका में रहते थे, उनकी फैक्ट्री वहाँ थी, तो वह हर हफ्ते कभी दिल्ली आना, फिर श्रीलंका चले जाना, फिर हम लोग श्रीलंका चले जाते थे। तो गुरुजी वहाँ बैठ के कहा करते थे, जब मेरे हस्बैंड आते थे तो कहते थे श्रीलंका उठो, पिक्चर खत्म हुई, घर जाओ। और जब अंकल नहीं होते थे तो हमें कहते थे सैनिक फार्म उठ जाओ, अब घर जाने का वक्त हो गया, खत्म हो गया पिक्चर। तो गुरुजी इतने जोवियल नेचर के थे, तो लगता ही नहीं था कि गुरुजी से कुछ वो रखना चाहिए कि भाई वो गुरु महाराज हैं तो आप उनके साथ कुछ डिस्टेंस रखें, आप उनको उनसे डरें, उनसे घबराएं। बिल्कुल नहीं। जब हंसते तो बिल्कुल ऐसे ही करते थे जैसे कि आप में और हम में से ही एक हैं। और बहुत ही अच्छा लगता था। तो जब अंकल वहां थे तो मुझे एक दिन बुला के कहते हैं, गुरुजी कि तू श्रीलंका हुआ। और संगत जी, मैंने कहा जैसे हम लोगों को आदत होती है चीजों को कैजुअल लेने की, मैंने भी बड़े कैजुअल तरीके से कहा, अच्छा गुरुजी मैं चली जाऊंगी। नेक्स्ट वीक मैं फिर मंदिर गई। गुरुजी ने मुझसे कहा कि तू श्रीलंका हो आई। मैंने कहा कि नहीं गुरुजी। कहते हैं श्रीलंका जा। अच्छा गुरुजी। और फिर एज यूजुअल मैंने फिर वही कहा कि गुरुजी मैं नहीं जा पाई। गुरुजी बहुत गुस्से में आ गए, कहने लगे हूँ तो मंदिर ना आई अगर तुझे श्रीलंका नहीं जाना तो मैं इतनी घबरा गई और डर गई। मैंने कहा कि कहीं गुरुजी मेरा मंदिर आना ना बंद कर दें। और अब मंदिर का इतना वो होता था कि खींच के चले जाते थे मंदिर में, बिल्कुल खींच के। ऐसे लगता था कि बस अब मंदिर अगर इस हफ्ते नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या खोएंगे हम, क्या हमारे चीज को मिस करेंगे। तो मैंने फटाफट अपने हस्बैंड को फोन किया और उनसे कहा कि मैं श्रीलंका आना चाहती हूँ। और गुरुजी ने कहा कि श्रीलंका होके आओ। संगत जी, मुझे नहीं पता पर मुझे ऐसे लगता है, जब मैं बाद में सोचती हूँ कि शायद गुरुजी कुड फोरसी समथिंग मिस हैपनिंग इन अवर लाइफ, जो कि गुरुजी ने वहां मुझे भेज के शायद उस मिस हैपनिंग को खत्म कर दिया या घटा दिया या रिमूव कर दिया, मुझे नहीं पता। पर ऐसा महसूस होता है क्योंकि फिर मैं श्रीलंका गई, वहाँ 5-6 दिन रही। और हमारे काफी वर्कर्स इंडिया से जाते थे श्रीलंका में फैक्ट्री के लिए। और गुरुजी को मैंने आके बताया कि गुरुजी मैं होके आ गई हूँ। संगत जी, श्रीलंका में जो हमारी फैक्ट्री थी, उस वो फैक्ट्री के अंदर एल्यूमिनियम रॉड्स बनती थी और कॉपर रॉड्स बनती थी। और जो रॉ मटेरियल आता था, ये बिल्कुल डिफरेंट सा सत्संग है जो कि आपको आपने आम लोगों की जिंदगी में नहीं सुना होगा। पर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूँ। हो सकता है कि मेरे बेटे ने भी शेयर किया हो, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो जो रॉ मटेरियल आता था उसमें छोटे छोटे से, कई बार क्योंकि उन दिनों मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही थी, तो हाँ छोटे छोटे हैंड ग्रेनेड्स वगैरह आ जाते थे। और दे वर सपोज टू सॉर्ट आउट, सारे वर्कर्स उसको सॉर्ट आउट करके जो भी मटेरियल उनको उसमें अलॉय में डालना होता था, उसको वो अलग करके और फिर वो उसको फर्नेस में डालने के लिए अलग कर देते थे। इसी सॉर्टिंग आउट में कुछ वो फट गए, जो छोटे वाले हैंड ग्रेनेड्स होते हैं फट गए। तो 3-4 जो वर्कर्स थे उनमें से एक वर्कर तो बहुत ही सीरियस हो गया और उसकी जो हेड है, खोपड़ी बिल्कुल फट गई, दो में हो गई। जुड़ी हुई थी पर दो में हो गई। सारे लोगों को हॉस्पिटल लेके भगाया गया और बहुत सारा कुछ परेशानी सी लगी कि भाई, मेरे हस्बैंड बाय चांस उन दिनों इंडिया आए हुए थे, तो हमने उनको जाने से रोका क्योंकि उन्हीं दिनों यहाँ पे इंडिया में भी भूषण स्टील नाम की कंपनी थी, वहाँ पे मिस्टर भूषण को अंदर कर दिया गया था। तो हमने सोचा कि श्रीलंका जाएंगे तो श्रीलंका में इनको भी अंदर कर देंगे, ये सोच के कि भाई आपने कुछ गलत चीजें इंपोर्ट करी हैं। सो जो जनरल मैनेज था वो हैंडल करते रहे, सारे लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और हमने बहुत प्रे की। और आप मानेंगे संगत जी, क्या गुरु जी की वो थी कि सारे वर्कर ठीक हो गए और जो वर्कर हम सोच रहे थे कि ये तो कभी भी बच ही नहीं सकता, उसका सारा सिर सिल गया। सिर्फ उसकी थोड़ी सी एक आंख में खराबी रही, बाकी वो कंप्लीटली ठीक हो गया। उन सबको जो भी
कंपनसेशन देना होता है वो सारा दिया गया फैक्ट्री की तरफ से। पर ये गुरुजी की लीला थी और हमें लगा कि ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, और हमें मुझे लगा नहीं कि ये किसी ऑर्डिनरी इंसान के बस की चीज है, क्योंकि वो इतना ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट था कि वो पॉसिबल नहीं था। आप देखिए जो ऊपर की छत थी, फर्नेस की आग से वो छत सारी फट गई, क्योंकि श्रीलंका में बरसात बहुत आती है, तो वो रेंज से ऊपर से ठंडा और नीचे से ये गरम जलता हुआ जो आग का फर्नेस था, उससे वो पूरी छत फट गई और साथ में फिर ये सब हुआ। तो फैक्ट्री तो क्लोज करनी पड़ी, पर ये सारा इवेंट जो है वो थोड़ा कंट्रोल हुआ। अब जब फैक्ट्री क्लोज हुई तो इतना सारा वहाँ स्टॉक पड़ा था, इतना सारा रॉ मटेरियल था कि मेरे हस्बैंड थोड़े से परेशान रहने लगे। और वो आए यहाँ पर, और 2-3 बार हम मंदिर गए मेरे साथ, जो कि पहले इतना नहीं जाते थे। और मुझे नहीं मालूम, पर गुरुजी को बस मैंने इतना ही कहा, गुरुजी की बहुत परेशानी है, और कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने कहा सब ठीक है, और कोई भी बात गुरुजी के साथ शेयर नहीं की। मेरे हस्बैंड आए 2-3 बार, वापस श्रीलंका चले गए। जो इंश्योरेंस के पैसे थे जब क्लेम करने के लिए गए तो वो डिनाई कर दिया गया कि ये नहीं हो सकता। और मेरे हस्बैंड जो कि जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर ऑफिसेस खोले हुए थे अपने पार्टनर के साथ, वो सारे ऑफिसेस को बंद करना पड़ा, बिकॉज सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इंडिया और श्रीलंका की भी बायलैटरल एग्रीमेंट्स खत्म हो चुके थे। तो जो बिजनेस से बेनिफिट होता था यहाँ, जो एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया में और श्रीलंका में मैन्युफैक्चर होता था, वो सारे भी धीरे धीरे कम हो चुके थे। और साथ में ये जब दुर्घटना घटी तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि देयर इज नो पॉइंट कि इस बिजनेस को श्रीलंका में कंटिन्यू किया जाए, और ये हम इंडिया में ही ट्रांसफर कर देंगे। पर वो तभी पॉसिबल था जब सारे बैंक के लोन वगैरह वहाँ पे दिए जाएं, उनको वापस किए जाए, और उसके बाद ही कुछ हो सकता था। इतना रॉ मटेरियल पड़ा था, इतना फिनिश स्टॉक रेडी था। और जब इंश्योरेंस के लिए गए तो इंश्योरेंस ने बिल्कुल मना कर दिया। काफी चक्कर लगाने के बाद मेरे हस्बैंड बड़े हैसल्ड हुए, और यू विल नॉट बिलीव, 15 दिन बाद जब वापस श्रीलंका गए हैं तो एक इंश्योरेंस का बंदा उनको बैंक में ऊपर नीचे चढ़ता मिल गया। कहने लगे कि अग्रवाल साहब आप आइए, मैं देखता हूँ आपकी फाइल को एक बार। उसने फाइल देखी और कहा कि जी आपकी फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सब कुछ थ्रू हो जाएगा। और संकेत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो ऐसे हुआ कि इंश्योरेंस के पैसे मिले, जो स्टॉक था उसके लिए पता नहीं गुरुजी ने कैसे डायरेक्शन दिया, मुझे दिया, मेरे हस्बैंड को दिया। वी टॉक टू समबडी, उन्होंने बोला कि जी मैं पूरा स्टॉक लेने के लिए तैयार हूँ। सारा स्टॉक उनको इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया गया, और उन्होंने ही कहा कि आप रॉ मटेरियल भी मुझी को भेज दीजिए, तो वो सारा रॉ मटेरियल भी उनको भेज दिया गया। संजय जी इतनी बड़ी कहानी है, और मैं आपको बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ, क्योंकि जो तकलीफें उन दिनों हमारे परिवार ने और मेरे हस्बैंड ने फेस करी, हमें लगा था पता नहीं हम कैसे निकल पाएंगे इससे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक शौक था सबके लिए। परंतु गुरुजी ने ऐसे करा, ऐसे लगा जैसे किसी ने वन आफ्टर द अदर चीजों को सेट किया हुआ है। एक चीज ठीक हो रही है, फिर दूसरी ठीक हो रही है, फिर तीसरी ठीक हो रही है, फिर फोर्थ ठीक हो रही है। ऐसे लगा जैसे somebody has aligned everything to get it all right। तो वो धीरे धीरे विद इन अ मंथ और टू एक न्यू अकाउंट मेरे हस्बैंड ने खोल लिया वहां पर, ताकि जो भी स्टॉक वो बेच रहे हैं उसके जो पैसे आए वो फिर उस बैंक से निकाल के दूसरे बैंक में दे दिए जाए, और जो एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपेंसेस हैं वो भी सारे मीट हो सके। सो इट वाज ए वेरी वेरी मतलब ऐसे केयरफुली प्लान जैसे किसी ने किया हो ना, उस तरह से था। आप सोच सकते हैं कि जब फैक्ट्री बंद होती है, जितने भी अंकल हैं जो लोग बिजनेस में उस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो कभी भी एक बंद होती हुई फैक्ट्री कभी आपको प्रॉफिट्स नहीं दे सकती, हमेशा लॉसेस में ही जाते हैं हम लोग। पर गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि जब श्रीलंका की फैक्ट्री बंद की तो हमें हल्का सा भी लॉस नहीं हुआ, सारे बैंक के पैसे आराम से लौटा दिए गए, सारा रॉ मटेरियल बिक गया, सारा स्टॉक बिक गया। और संजय जी ये सिर्फ गुरुजी की कृपा है और किसी की कृपा नहीं है, सिर्फ ये गुरुजी का चमत्कार है।
चमत्कार कहूंगी या ये गुरुजी के हमारे कुछ जो कर्म थे, गुरुजी ने उनको भी काट दिए, उनको अच्छा कर दिया और हमको उस दरिया में जो हम बहने वाले थे, उस दरिया से हमें किनारे पर ले आए। और इस बात का मैं जिंदगी में शुक्राना कर करके सवेरे से शाम, शाम से रात, सोते उठते मैं हर समय गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने हमारी जिंदगी में जो हमें रोल प्ले किया है उससे अच्छी कोई नहीं चीज है। और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि गुरुजी ने जो भी शिक्षा दी है, गुरुजी ने कहा कि किसी की निंदा मत करो, जो निंदा करता है जो सुनता है वो दोनों ही गलत हैं। कोशिश करती हूँ कि हम अगर गुरुजी के पास हैं तो हम वो सब फॉलो कर सकें जो गुरुजी चाहते थे, क्योंकि सिर्फ पाना ही हमारा अधिकार नहीं बनता, हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि जो गुरुजी ने हमें कहा है हम उसको फॉलो करें। और गुरुजी हमेशा यही कहते थे, नीडी लोगों की हेल्प करो और जितना हो सके लव बांटो, हैप्पीनेस बांटो। मैं अभी 2 दिन पहले भी कहीं सत्संग कर रही थी, मैंने कहा कि जितनी भी शिव पुराण गुरुजी ने अपने हाथ से लोगों को बांटी है, उस सब शिव पुराण पे लिखा हुआ है विथ लव एंड हैप्पीनेस। तो ये गुरुजी हमेशा कहते थे कि ये एक प्राइमरी इम्पॉर्टेंट जो है इशू है कि हमको लव और हैप्पीनेस, ये 2 चीजें हमेशा अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो संगत जी, मैं ये बात कभी भी नहीं भूलती और मैं हर समय यही सोचती हूँ कि हमें वो सब बिल्कुल फॉलो करना चाहिए जो कि गुरुजी हमें चाहते हैं करने के लिए। अभी पीछे कोविड था अप्रैल में, बिल्कुल ये रीसेंट बात मैं आपको बता रही हूँ। कोविड में मेरी डॉटर को कोविड हो गया, कहीं डॉक्टर के पास दिखाने चली गई थी, वहां से वापस आई तो अप्रैल के मंथ में 10 दिन बाद ही उसको कोविड हो गया। और हम लोग सब वरीड हो गए कि भाई बच्चा भी इसके पास सोया है और अमित को ना हो गया हो, बच्चे को ना हो गया हो। तो उसको तो आइसोलेशन में रखा, पर अमित ने कहा कि मम्मी मैं बच्चे को लेके अलग आइसोलेट हो जाता हूँ और आप लोग अलग हो जाओ। हम सब लोग आइसोलेट हो गए और गुरुजी की कृपा थी, पूजा को कोविड हुआ, बाकी घर में सब स्वस्थ रहे और पूजा भी महीने भर के अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो गई। ये गुरुजी की कृपा थी और कुछ भी नहीं। मैं तो यही सोचती हूँ कि जिंदगी देने वाले ही वो हैं, और तो कोई है भी नहीं जिंदगी देने वाला। और आप देखिए कि मैं एक दिन, क्योंकि कोविड की वजह से बाहर नहीं जा सकते थे, तो मैं एक दिन वॉक कर रही थी अपनी लॉबी के अंदर ही, थोड़ा सा जल्दी चलना शुरू किया तो मैं बिल्कुल अपने बैग के ऊपर इतनी जोर से नीचे गिरी, मेरे दोनों टांगे ऊपर एंड ऑन माय हिप्स आई हैड फॉलन। और बहुत जोर से मेरे मुंह से चीख निकली और मुझे लगा कि मेरी तो सारी हिप बोन टूट गई होगी। और जब मैंने अपने पैर सीधी किए, सबने मुझे पकड़ा और कहा कि हम तुम्हें गोदी में उठाते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे एक बार ट्राई करने दो। और मैंने वो एक बार ट्राई किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, गुरुजी कह रहे हैं तो ठीक है, मैं तेरे कुछ नहीं होने देना। और मैंने अपना पैर रखा, मैंने कहा कि मैं धीरे से खड़ी भी होती हूँ एक बार, हल्के से हल्का सा खड़ी होके सबका सपोर्ट लेके मैंने अपने बेड पे जब मैं लेटी हूँ तो मुझे दर्द तो बहुत था, आई वॉज वेरी पेनफुल। मैंने पेन किलर खाया। मॉर्निंग में जाके सबने कहा कि भाई हो सकता है कि हेयरलाइन क्रैक हो गया हो या कुछ हो गया हो, तो वी गॉट द MRI डन। कुछ भी नहीं था, टचवुड। मैं आपको बोल नहीं सकती कि मुझे लगा जैसे गुरुजी ने ही मेरे को बिल्कुल सेव किया है। और तो जिस तरह से मैं गिरी थी, मेरा बचना नामुमकिन था कि मेरी हड्डी ना टूटे, इट वॉज इम्पॉसिबल। बट आई वॉज बिल्कुल विद इन 1 मंथ आफ्टर टेकिंग फुल बेड रेस्ट और डॉक्टर्स की थोड़ी सी दवाइयाँ लेने के बाद आई वॉज परफेक्टली हेल एंड हार्टी। और मुझे लगा कि गुरुजी का सपोर्ट और गुरुजी का साथ और गुरुजी की हैंड होल्डिंग ही सारा कमाल करती है, सारी वो दिखाती है और कुछ भी नहीं। संगत जी, गुरुजी का चले तो जरूर गए हैं गुरुजी, पर मुझे तो अपने हर घर के कोने में गुरुजी दिखाई पड़ते हैं। मेरा छोटा सा ग्रैंडसन है,
और मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना करा जब वो हुआ। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लगता है कि मेरा ये ग्रैंडसन ही गुरुजी ही है। और वो जब भी कोई बातें करता है या कुछ प्यार करता है तो मुझे लगता है कि गुरुजी हमारे घर में आ गए। तो हम अपने मन से, हम अपने जो हमारी आत्मा है उससे कितने ज्यादा गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब इस पे डिपेंड करता है। जब हम गुरुजी का ध्यान लगाते हैं, लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि मुझे गुरुजी सपने में आए, मुझे गुरुजी ने ये कहा वो कहा। पर गुरुजी हमेशा कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन से अच्छी और कोई चीज नहीं है। और मेरे सपने में गुरुजी सिर्फ एक ही बार आए, इतने सालों में सिर्फ वंस, और कभी भी नहीं आए। और मैं गुरुजी को हर चौथे दिन कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज सपने में दर्शन तो दे दीजिए, पर कभी भी नहीं आते। और वो लोग शायद बहुत भाग्यशाली हैं जिनके सपनों में आते हैं। पर मैं बार बार ये सोचती हूँ कि गुरुजी सपने में शायद उस दिन आएंगे जिस दिन मैं उनके लेवल तक आ जाऊं, उस लेवल तक आ जाऊं जिसमें एक गुरु अपने भक्त से एक्सेप्ट करता है कि ये मेरा भक्त मेरे कहने पर चले, मैंने जो बातें कही है उसको माने और उसके ऊपर अमल करे। तब शायद गुरुजी उस दिन मेरे सपने में आएंगे या मुझे और फर्दर मेरी हैंड होल्डिंग करेंगे। अभी उन्होंने हाथ तो पकड़ा हुआ है मुझे लगता है, पर मुझे ये नहीं मालूम कि मैं अभी उस लेवल तक पहुंची या नहीं पहुंची, क्योंकि उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। हमारे अंदर जो भी क्रोध है, हमारे अंदर जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे अंदर जो लालच है, हमारे अंदर जो कंपटीशन है, उस सबको खत्म करने के लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। गुरुजी कहते थे कि अपने मन को बिल्कुल साफ रखो, और वो साफ तभी हो पाएगा जब ये सारी गलत चीजें हमारे मन के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर से कम होंगी। और आपको और भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मैं गुरुजी के साथ, अपनी बेटी के साथ जब मंदिर आती थी, तो गुरुजी ने एक दिन मेरी बेटी से कहा कि तू ना अपनी माँ के साथ ना आया कर, ये तेरी माँ सारी ब्लेसिंग्स ले जाती है, तू तो अलग से आया कर। तो गुरुजी बहुत लोगों को बोलते थे कि साथ में नहीं आना, पर जब गुरुजी ने मुझे मेरी डॉटर को कहा तो मुझे थोड़ा अजीब सा तो लगा। पर मैंने कहा कि नहीं, गुरुजी जो भी गुरुजी कह रहे हैं उसका कोई मीनिंग होगा। तो उसके बाद से वो जब भी उसको जाना होता था वो किसी और के साथ चली जाती थी, मेरे साथ नहीं जाती थी। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं गुरुजी की जो कभी कभी ध्यान में आती रहती हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि अ, हम गुरुजी का बखान तो वाकई बहुत करते हैं, पर हमको गुरुजी के करीब आने के लिए गुरुजी की जो एक अपने भक्त से एक उम्मीद होती है, अपने शिष्य से जो एक उम्मीद होती है कि वो शिष्य मेरे सोच के ऊपर खरा उतरे, उसके ऊपर हमें वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और मैं ये सोचती हूँ कि उसको उसको पाना, उसको करना एक दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और हर समय दिमाग में हम जो भी कुछ बोलें, हम उसके ऊपर प्रति माइंडफुल रहें कि हम क्या सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, हमारी सोच में कोई गलत नहीं है, किसी के प्रति गलत नहीं सोच रहे। हमें अपने प्रति कोई घमंड नहीं है कि ओह मैं तो बहुत बड़ी चीज हूँ, क्योंकि कोई भी बड़ी चीज नहीं है। हर इंसान यहाँ पे बाद में मिट्टी ही हो जाता है। तो गुरुजी हमेशा कहते थे घमंड ना किया कर किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर चुगलखोरी मत किया करो। तो संगत जी, मैंने तो जिंदगी में ही अपना लिया है कि किसी चीज से मतलब नहीं है, अपना आराम से रहो, खुश रहो, मस्ती से रहो, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के अंदर रहो। दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा उससे बहुत ज्यादा कंसर्न मत रखो, बिकॉज गुरुजी के पास पहुंचने का कुछ तो शॉर्टकट ढूंढना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम गुरुजी के कहीं भी करीब नहीं आ पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा संजय जी आप सब लोगों के साथ बात करके। और मेरी बहुत बहुत आप सभी को इतनी शुभकामनाएं हैं कि गुरुजी आपको भर भर के ब्लेसिंग्स दे और भर भर के आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करें। हमारे जो गलत कर्म है, हमारे गुरुजी कहते थे हमेशा
तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम तुम्हारे साथ हूँ। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कर्मों को जितना ज्यादा हो उसे अच्छा कर सकें। जो हमने पुराना किया है वो तो हमें पता नहीं, परंतु जो हम अब कर रहे हैं वो तो हमारे कंट्रोल में है। उसको तो हम ठीक कर सकते हैं, उसको हम अपने आगे के लिए जो हमारे डिपॉजिट्स हैं वो हम बेहतर कर सकते हैं। तो संगत जी, मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी को बहुत बहुत आपकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सबके मन की इच्छाएं पूर्ण हो, और आपके सबके घरों में बहुत खुशहाली हो, और बहुत ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स बरसें। और बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके, और कुछ गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी आप सभी को मेरी तरफ से, और सारी दुबई की संगत को बहुत बहुत प्रणाम वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी।